और रीमान इंटीग्रेशन चलाऊंगी मैं, एक बार ये ख़त्म हो जाए ना ग्रुप। रीमान इंटीग्रेशन 2-3 दिन में, 2 दिन का टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 2-2 आर आर की क्लास लेके रीमान इंटीग्रेशन करा लेंगे, 2 क्लासेस में हो जाएगा। आसान टॉपिक है तो उसको छोड़ना नहीं है किसी को भी, क्योंकि अभी ये पहली बार ऐड किया गया है ना एग्ज़ाम में, तो इजी ही आएगा, इसलिए ज़रूर करना है। ठीक है, शुरू करें। खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। आपने जो सिलेबस दे दिया एग्जाम का, मेरा यही वीक पॉइंट है। तो अभी आपके पास मैम 48 घंटे हैं। हम्म। मैक्सिमम मेरा एक मिनिमम। डाउट था बोलो, पूछो पूछो। मैम। थ्योरी इफ से रिलेटेड है तो अभी पूछो, अगर कुछ रिलेटेड ग्रुप नहीं है थ्योरी के से रिलेटेड, ठीक है पूछो। K is normal subgroup of G and H is normal subgroup of K, then H is subgroup normal subgroup of G? ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है, किसी को याद है? आपने ये पूछा है ना, एच इज नॉर्मल इन जी। यस मैम। प्रूव करने की कोशिश की। मैम तो ट्रू नहीं है मैम, इसके हम्म। लिए काउंटर नहीं मिल रहा मैम। अच्छा, काउंटर नहीं मिल रहा, काउंटर किया था हमने क्लास में। डीएन से था काउंटर की। हाँ, एसएन के अंदर आपको मिल जाएगा, एसएन S4 के अंदर A4 उसका नॉर्मल होता है। A4 S3 के पास A3 नॉर्मल है, और A3 के पास कौन सा नॉर्मल है? ये 6 ऑर्डर का ग्रुप नहीं, अच्छा A3 का ऑर्डर क्या होता है? 3 ऑर्डर का। 6, थ्री इसका ऑर्डर होता 3। है। 3 के लिए नॉर्मल इंडेक्स 2 वाला इजी एग्जांपल मिल सकता है यहाँ से। इंडेक्स 2 वाला हमें चाहिए। अगर S4 लेंगे तो 24/12, और 12/6 होगा। मैं हमने डीएन में ढूंढने को बोला था, हम्म। मैनांग ने बोल दिया था हो गया, पर हम लोगों का नहीं हुआ। अच्छा, ये बढ़िया था। डी हाँ, फोर के यही अंदर यही क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, D4 के अंदर R90 नॉर्मल होगा, ठीक है। अब R90 का कोई नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढो, इसका ऑर्डर 8 होता है और इसका ऑर्डर 4 होता है, तो 2 ऑर्डर का कोई ग्रुप ढूंढो इसके अंदर, कोई रिफ्लेक्शन ढूंढना। R90 R180। R180 से जनरेटेड, मतलब सेंटर की बात कर रहे सॉरी हो? सर, नहीं 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 सेंटर हो तो पाएगा। उसमें वो भी तो जी नॉर्मल में है। भी होता है सेंटर तो इसमें भी नॉर्मल हो नॉर्मल। जाएगा। ये वाला देख लो, R0H, दिस विल बी नॉर्मल इन R90 वाला ग्रुप। दिस विल बी, यस मैम। क्या ये इसमें नॉर्मल होगा? ये आप चेक करोगे अभी। नो। नॉर्मल इन D4, क्या ये नॉर्मल इन D4 है? D4 का कोई एलिमेंट आगे पीछे इसके मल्टीप्लाई करो, R90 कर नो। लेते। नहीं, R90 करें, नहीं 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 नहीं, कौन सा करें? D कर लेते हैं, D इनवर्स, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्या ये H के बराबर आ सकता है? हाँ, नहीं मैम। H के बराबर आएगा तो उसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये तो अबिलियन हो जाएगा, मतलब DH और HD कम्यूट कर जाएंगे, H और D। पर H और V में कुछ रिलेशन निकल के आ सकता है, तो आ सकता है उसमें H और V शायद कम्यूट करते हैं, कुछ ऐसा होता है। सेंट्रलाइजर ऑफ H में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं याद है? एक तो आइडेंटिटी आता है R0, R180 आता है, और हाँ H आता है और V आता है, मतलब H और V तो आपस में कम्यूट करते हैं, पर D और H आपस में कम्यूट करें ये बिल्कुल गलत बात है। DH इज इक्वल टू HD आएगा ना, इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू, सो कॉन्ट्राडिक्शन। गॉट माई पॉइंट? ये कुछ कहीं से क्लियर नहीं हुआ? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, SN में तो दिक्कत हो रही थी, SN में ना एक इंडेक्स 2 होता एक एक काम कीजिए मैम, है। हाँ, आप ना इसको एकदम छोटा कर दीजिए, एक स्क्रीनशॉट लेना है मेरे को। जो फालतू चीजें मैंने लिखी है वो हटा देती हूँ ना। हाँ, वो हटा दो, क्वेश्चन को रहने दो, और थोड़ा ये वाला अच्छा। मैम सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर एक ही चीज होती है ना? हाँ, सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर एक ही चीज है। ये क्या हो गया? सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट देखते हैं ना।
सब ग्रुप का सेंट्रलाइजर नहीं देखते, मतलब नहीं सब नहीं नहीं, सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है ना। सेंट्रलाइजर किसी एलिमेंट का देखा जाता है, वेयर ए बिलोंग्स टू जी। हमें तो मैम आज कॉलेज में मैम नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप पढ़ा है। अच्छा अच्छा, सब ग्रुप का भी यहाँ देख सकते हैं। हाँ ये बात ठीक है, सब ग्रुप के साथ जो सारी एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं। गड़बड़ हो गई एक, रुको एक मिनट निर्मला। ले लो, नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप पढ़ाया गया। ठीक है मैम फिर मैम, भी हो डेफिनेशन गया। बताइए, कुछ नहीं पढ़ा है मैम ज़्यादा। आई हैव ए 2 क्वेश्चन। आई आपको हैव मतलब ये देखो, जितना आपका यूज में है उतना मैंने पढ़ा दिया है। बाकी मुझे कुछ भी एक आध पॉइंट लगता है जो आपका काम आ सकता है, वो मैं करा ही दूंगी, उसकी चिंता मत करो। बाकी पढ़ाया गया तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप होता है, लेकिन आपको सिर्फ एलिमेंट से लेना देना है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए उतना ही पढ़ाया गया है। यस, क्वेश्चन पूछो। एक है क्वेश्चन मैम, एक बार लिखो मैम। जेड एम क्रॉस जेड एन। हम्म मैम इसमें मैम एम जीसीटी ऑफ एम एन नॉट इक्वल टू 1, हम्म मतलब उसमें कॉमन डिवाइजर रहेगा। इस बार बताओ मैम, इसका कौन सा सब ग्रुप होगा और कितना कितना होगा, ये कैसे देखूं? एग्जाम्पल के तौर पे Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z4। जेड टू क्रॉस जेड फोर ले लो मैम। इसके नॉर्मल देखना तो आसान है, पर जो नॉर्मल नहीं होंगे, सॉरी साइक्लिक नहीं होंगे, वो देखने आसान नहीं है। इसके पास अच्छा। 1 2 4 और 8 ऑर्डर के सब ग्रुप्स होंगे। 8 वाला साइक्लिक यस। नहीं है, तो नॉट एट ऑर्डर साइक्लिक। का तो वही मिल जाएगा, मतलब वो हाँ, वाला ही हो जाएगा। 1 ऑर्डर का तो साइक्लिक ही होगा, 2 ऑर्डर का तो साइक्लिक ही होगा। इनको तो निकाल लोगे। 2 ऑर्डर का कैसे हाँ निकालोगे? हाँ हाँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2/5 2। ये तो निकाल ही लोगे आप। हाँ मैम, 4 ऑर्डर के निकालने, यही मेरा क्वेश्चन है मैम। हम समझ गए आपका क्वेश्चन। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। चलो मैं इसको देख के बताती हूँ, अगर आपको है क्या पता एग्जाम में आ जाए। आप लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते हो, मैं इसको देख लेती हूँ। हाँ मैम। रुको, 15 और मिनट। एक क्वेश्चन है मैम। हम्म S3 क्रॉस S3 मान लो, S3 क्रॉस S3। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर सब ग्रुप कितना होगा, मतलब कौन सा होगा? S3 क्रॉस S3 में हाईएस्ट ऑर्डर सब ग्रुप, इस ग्रुप का ऑर्डर यस मैम। कितना है? इस ग्रुप का ऑर्डर हो हाईएस्ट, जाएगा आपका 3 2 6। हाईएस्ट इन प्रॉपर पूछ रहे हो क्या? सॉरी, यस हाईएस्ट मैम। प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर। हाँ 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 हाँ। हाईएस्ट तो यही हो जाएगा, प्रॉपर पूछ रहे हो ना। इम्प्रो मतलब मतलब ये वो वाला सवाल को किसने छोड़ के। बनाया? आपने बनाया है? नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर में है ये क्वेश्चन। हाईएस्ट प्रॉपर सब ग्रुप होगा उसके अंदर। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर है, ऐसा ही कुछ पूछ रखा है हाईएस्ट ऑर्डर। तो एक बार देख के बताऊंगा कौन देख सा लेना, चीज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे यहाँ से, वो तो चलो प्रीवियस ईयर डिस्कस होगा तब भी ये डिस्कस होगा ही। हाँ मैम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर के, वहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इवन ऑर्डर का ग्रुप ठीक बनेगा है। कि ऑड ऑर्डर का। 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स से आप टू साइकिल, हाँ कंजुगेसी क्लास लेनी पड़ेंगी आपको इसके अंदर। कंजुगेसी क्लास, कम्यूट विद ईच अदर। कंजुगेसी क्लास में मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि किस टाइप के एलिमेंट्स से दोस्ती रखते हैं। मतलब अगर क्लास ऑफ 1 2 निकालो, 1 2 S3 के अंदर, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो इसके साथ कम्यूट करते हैं? खैर वो कम्यूट के लिए था।
और यहाँ क्लोजर के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। कंजुगेसी क्लास भूल तो नहीं गए हो? मैं रिवाइज कर लेना एक बार। ये टॉपिक यहाँ से भी रिलेट होता है, जो आप अभी टॉपिक कर रहे हो इसमें भी कहीं ना कहीं रिलेट हो सकता है। वैसे ठीक है तो मैम, देखो, कॉन्जुगेसी क्लास को देखना पड़ेगा मेरे टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट है मैंने की हेल्प से। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो एग्जाम में इतना ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा कंजुगेसी क्लास से, लेकिन जनरल इसके जो बातें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एन के अंदर कौन से एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब एन के अंदर ये एलिमेंट है, मान लो 1 2 3, ये एलिमेंट किन किन के साथ कम्यूट करता है। वहाँ पे हमने कंजुगेसी क्लासेस का काफ़ी यूज़ किया था, और इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है कंजुगेसी क्लास। याद होगा आपको? मैम कॉन्जुगेसी क्लास में थोड़ा दिक्कत तो हुआ है, वो मेरे को फिर से दिखना पड़ेगा, मतलब फिर से बाकी देख सब तो लो। दिख गया। 2 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं, 2 3 टाइप्स होंगी कि भाई एसएन के अंदर, S4 के अंदर नॉर्मलाइजर निकालने के काम आते थे। नॉर्मलाइजर और कंजुगेसी क्लास हमने साथ साथ पढ़े थे, इसीलिए साथ साथ पढ़े थे कि नॉर्मलाइजर ऑफ S4 के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 इसके साथ कौन कौन से एलिमेंट कम्यूट करते हैं, मतलब इनका नॉर्मलाइजर क्या क्या होगा। वहाँ कंजुगेसी क्लास का यूज़ हुआ था, हमने प्रैक्टिस भी की थी इन क्वेश्चंस की। इसको दोबारा देख लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और कहीं दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा गया ना ग्रुप थ्योरी। वैसे तो शुरू से प्रैक्टिस बनी ही हुई है, लेकिन फिर पुराने टॉपिक तो थोड़े थोड़े साफ होते जाते हैं, इसलिए पढ़ते रहा करो। नॉर्मल सब ग्रुप मैम निकालने की बाकी सब टॉपिक तो ठीक है मैम, ये थोड़ा मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब एक कॉन्जुगेसी क्लास और आपका हो गया वो इनर मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट, और ये थोड़ा होमोमॉर्फिज्म। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत आसान है, सारे टॉपिक आसान है। दिमाग तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस में लगाना पड़ रहा था, इसमें कहाँ दिमाग लगता है। हाँ उसमें तो नॉर्मल सब ग्रुप निकालने की ट्रिक्स बताओ मैम, किसी भी सब ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप कैसे दिखे जाए। 3 तरह के तो हमने देखे थे, चलो इस पे मैं कल देखूंगी एक बार, थोड़ा सा तो अभी मुझे भी देखना पड़ेगा। कल मैं आपको सारे वही बता दूंगी, नॉर्मल सब ग्रुप जो हमने पुरानी बातें की है वो भी देख लेंगे एक बार, और आधा घंटा इस पे दे के अलग से नॉर्मल सब ग्रुप निकाल लेंगे हर एक टाइप के ग्रुप के, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप ग्रुप इम्पोर्टेंट के टॉपिक है ना। नॉर्मल सब ग्रुप निकालना तो थोड़ा इजी है मैम, बट सब ग्रुप के एक ग्रुप है और उसका सब ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप निकालना है, तो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ देखे आपने प्रीवियस ईयर में? नहीं मैम, ऐसे ही सोचा मैम। देखो, सब ग्रुप अगर आता है किसी ग्रुप का तो वो देख लो किसके आइसोमॉर्फिक है, फिर वहां से नॉर्मल सब ग्रुप निकाल लो, ऐसा किया जा सकता है। और तो इतना स्पेसिफिकली डीप में तो और कोई क्वेश्चंस गए नहीं है। बाकी मैं एक बार इस पे नज़र मारूंगी और कल आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में बता दूंगी, नॉर्मल सब ग्रुप्स कैसे फाइंड आउट करने, इस पे हम थोड़ा लाइट डालेंगे कल। ठीक है, यस मैम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल होमोमॉर्फिज्म लगभग कंप्लीट हो गया, पर होमोमॉर्फिज्म ऐसा है जो साथ साथ चलता रहेगा, क्वेश्चंस उसके आते ही रहेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म करते करते भी वो आएगा। आइसोमॉर्फिज्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हल्का फुल्का मैं ऑटोमॉर्फिज्म भी बताऊंगी, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं। आइसोमॉर्फिज्म के बाद ऑटोमॉर्फिज्म आएगा। तो आइसोमॉर्फिज्म वैसे हम पढ़ चुके हैं, पर आपको पता नहीं है, हम सब कुछ देख चुके हैं आइसोमॉर्फिज्म का कैसा। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? एक 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। आपको पता है कि आइसोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हम पढ़ चुके हैं, 1 1 होमोमॉर्फिज्म हम पढ़ चुके हैं, और कई कई क्वेश्चंस में तो हमने 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म भी देख लिए थे, क्योंकि रियल एनालिसिस में एक प्रॉपर्टी होती है, सारा काम जो बेसिक्स हैं रियल एनालिसिस के उठ के ही यहाँ पे आए। ऐसा नहीं कि रियल एनालिसिस कोई अलग दुनिया है, ग्रुप थ्योरी कोई अलग दुनिया है, दोनों दुनिया मैथ्स की ही दुनिया है। तो जो रूल्स वहाँ अप्लाई हो रहे थे, यहाँ भी वही रूल्स अप्लाई होंगे। किसी सेट ऑफ रियल में क्या पढ़ते थे, कोई फंक्शन है S to S,
या सिर्फ इतना बोल देते थे S1 to S2 एंड cardinality of S1 is equal to cardinality of S2 some finite number। अगर हम इतना बोल देते थे और हम बोल देते थे कि F is 1 1, तो यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन होती थी F के बारे में? F is also on 2। F is also on 2, तो ये एक रिजल्ट बन जाता था इफ एंड ओनली इफ। 1 1 प्रूव कर दो तो ऑन 2 बन जाता था, ऑन 2 प्रूव कर दो तो 1 1 बन जाता था। तो जहां भी हमने अभी तक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है 1 1 होमोमॉर्फिज्म से, तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आपने सेम मान लो Z2 क्रॉस Z4 से लेकर Z8 तक पढ़ लिया। इसकी कार्डिनैलिटी या इसके ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर भी 8 है, सेम है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हमने देख लिए थे, तो 1 1 होमोमॉर्फिज्म यानी 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आपने देख लिए थे, यानी यहाँ से नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हमने देख लिए थे। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप आइसोमॉर्फिज्म कर चुके हो कई सेंस में, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ सेम सेम ग्रुप दे दिया जाए। कुछ अलग केसेस भी आएंगे, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं कि और अलग क्या आ सकता है, इसमें अलग क्या पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो फंडामेंटल रिजल्ट ऑफ रियल एनालिसिस है, ये आपका साथ साथ चलता रहेगा, ये यूज होता रहेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। आइसोमॉर्फिज्म का सिंपल सादा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इनफाइनाइट ग्रुप से इनफाइनाइट ग्रुप तक देखो, ये एग्जाम्पल लेते हैं जो काफ़ी जाना माना है। T of z is equals to z या T of z is equals to minus z, both are isomorphism। क्या ठीक है ये बात? चेक कर लो। एक और देती हूँ मैं, tz is equal to 2z and tz is equal to 3z, are they isomorphism? चेक कर लो। 2z 3z तो आइसोमॉर्फिज्म होगा नहीं। क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? देखो, कॉपी काली करने की जरूरत नहीं है, दिमाग भी चला सकते हो, लॉजिक्स भी लगा सकते हो। I'm not asking you for a proof, I'm asking कि yes or no, are they isomorphisms or not? मैम हम्म, मेरा कनेक्शन चला गया था। क्वेश्चन क्या बात पूछा है आपने? ये क्वेश्चन पूछे हैं ये कि Z टू Z क्या इनमें से चारों में से कोई आइसोमॉर्फिज्म होगा या कोई नहीं होगा या सारे होंगे? नो, ऑप्शन 2 फर्स्ट होगा आप कह रहे हो, और सेकंड होगा, थर्ड फोर्थ? नहीं होगा। ठीक है, सबको यही लग रहा है? यही तो लग रहा है मैम। बिल्कुल सही लग रहा है। देखो क्या है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, आप भूल गए हो शायद। tz इज इक्वल टू z और माइनस z, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म से 1 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट एक पे ही जा रहा है। अब यहाँ इनफाइनाइट कार्डिनैलिटी है, तो मैं डायरेक्टली 1 1 ऑन टू इम्प्लाई नहीं कर सकती। ऑन टू तो थे ये, लेकिन 1 1 ऐसे डायरेक्टली हम इम्प्लाई नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये एक आइडेंटिटी मैप है। और रियल एनालिसिस के अंदर आइडेंटिटी मैप क्या होते थे? यहाँ से आपको 1 1 प्रूफ भी करना हो, आप इजिली कर सकते हो। tz1 इज इक्वल्स टू tz2, आइडेंटिटी मैप आता है, दिस इम्प्लाइज z1 इज इक्वल्स टू z2। कुछ चेंज नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज सेम जो हम रियल एनालिसिस में कर रहे थे। ऐसा मत सोचो ग्रुप थ्योरी है तो हम कुछ अलग ही रूल्स पढ़ेंगे, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स जरूर पढ़े जाते, अलग नहीं पढ़े जाते। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सेम ही रहती हैं। तो वही बात है यहाँ पे
कि हमें 1 1 प्रूव करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, वहां पे 1 1 प्रूव करना है बिल्कुल कर सकते हैं। -z1 और -z2 इक्वल आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है, हम दोनों साइड माइनस कैंसिल कर सकते हैं, कैंसलेशन लॉ है। ठीक है, ग्रुप है तो कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ से z1 और z2 बराबर आ जाएंगे। अब नीचे की बात करते हैं एक, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2z पे मैप कर रहा है, ये सारे इंटीजर्स उठा के इवन पे भेज रहा है। ऑड की तो प्री इमेज ही नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ये इनके यहाँ जो 3z है इसके पास 3 के मल्टीपल्स के अलावा जो इंटीजर्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं है। 1 1 है ये मैप्स, 1 1 होमोमॉर्फिज्म कोई पूछे, दे आर 1 1 होमोमॉर्फिज्म्स, बट दे आर नॉट ऑन टू, दैट्स वाई ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होंगे। अब z और z तो आइसोमॉर्फिक थे, आप पढ़ते हुए आए हो कि z और z एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, तो क्या हर मैपिंग z से z तक आइसोमॉर्फिज्म होगी? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने देखा यहाँ से z से z तक कुछ मैपिंग्स आइसोमॉर्फिज्म होंगी और कुछ नहीं होंगी। असल में यहाँ पे दो ही आइसोमॉर्फिक मैप्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 आइसोमॉर्फिक मैप्स एग्जिस्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़े। यस मैम। आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या यस होते हैं मैम। फिर? अब मैंने कहा कि अगर जेड जेड आइसोमॉर्फिक हैं तो इनके बीच में सारे क्या मैप्स आइसोमॉर्फिक होने चाहिए थे? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या होते हैं, मतलब जेड और जेड अगर आइसोमॉर्फिक हैं, जेड और जेड आइसोमॉर्फिक हैं, तो देयर एग्जिस्ट टू ग्रुप्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, यानी जेड से जेड तक एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए तो ये ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। एग्जिस्ट कर जाए एक मैप एग्जिस्ट कर जाए जो आइसोमॉर्फिज्म हो, केवल एक भी कर जाए बस काम बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक सवाल है, जी एंड जी डैश, जी एंड जी डैश आर आइसोमॉर्फिक, आइसो लिख रही हूं मैं डॉट डॉट लगा के, इफ देयर एग्जिस्ट a trivial homomorphism from G to G dash, true or false? मैम ट्रिवियल का मतलब टी ऑफ जे, मतलब टी ऑफ जी इज इक्वल टू 1g या -1g ऐसा? ट्रिवियल की डेफिनेशन आपको कराई गई है, आप फिर भी भूल रहे हो। एग्जाम में क्या ऐसा है, देखो एग्जाम में आपके ज़्यादा आईक्यू काम नहीं आने वाला है। अगर आप पढ़ी हुई चीज़ें भूल जा रहे हो तो फिर आईक्यू किस काम का? आपका आईक्यू ज़्यादा भी है तब भी आप पढ़ी हुई चीज़ें भूल जा रहे हो। ट्रिवियल का मतलब ही नहीं पता, अभी ट्रू फॉल्स आ गया टिफर के एग्जाम में, सिंपल सा है बहुत, लेकिन आपको ट्रिवियल का मतलब नहीं पता। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार पढ़ा करो चीज़ों को। अब वो टाइम नहीं कि आप मुझसे पूछो, समझ में आ रहा है निर्मल्य? अब तक यस चल मैम। जाता था, अब वो टाइम नहीं है कि आप मुझसे पूछो। ये बेसिक बातें, मतलब और चीज़ें तो पूछनी है, ऑब्वियस सी बात है, कोई डाउट आएगा तो पूछोगे ही, लेकिन अब ये बेसिक बात है, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये डेफिनेशन ट्रिवियल की, करी हुई है हमने क्लास में, और बहुत बेसिक सवाल है ये, मतलब ऐसा किसी एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, वो इतना बेसिक है। वो जो नोट्स मैंने आज सुबह डाले थे उनको मैं ढंग से डाल दूंगी, एक्चुअली 4 ही पेज थे तो मैंने डायरेक्ट डाल दिए थे ग्रुप में, ड्राइव में अपलोड कर दूंगी 5 बजे तक। ठीक है, इनके साथ जो आज वाले हैं। मैंने कहा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कहाँ चले गए?
क्या बात है, किसी को नहीं आता ये? यहाँ पे ओनली वर्ड भी लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से पढ़ना। देयर एग्जिस्ट ओनली अ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, केवल एक होमोमॉर्फिज्म है ट्रू जी मैम, डैश तक। ट्रू। तो मैं तो फॉल्स हो गया। ट्रू कैसे लग रहा है आपको न्यानेश? किसी का आंसर फॉल्स भी है या सबका ट्रू है? फॉल्स ही तो लग रहा है मैम। फॉल्स ही तो लग रहा है। ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? ऐसा होमोमॉर्फिज्म, मान लो जी और जी डैश कोई ग्रुप है, आइसोमॉर्फिक बोले हैं, ठीक है, मतलब होंगे आइसोमॉर्फिक, ये बताना है कि होंगे या नहीं होंगे। जैसे जी और जी डैश कोई ग्रुप है, कौन सा ले, कोई भी ग्रुप ले लो जी और जी डैश, उनके बीच में एक ही मैम जे होमोमॉर्फिज्म टू एग्जिस्ट जेड ही ले करता है। लो। टी एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी डैश। केवल एक ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है उन दो ग्रुप्स के बीच में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, हमने कल देखे भी थे। ए एन सी स्टार याद होंगे आपको, एस एन सी स्टार याद होंगे ना, एस एन टू सी स्टार, आर स्टार। इन्होंने क्या रखा है, इनके बीच में सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, दैट इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। क्या ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म बन सकता है? इज दिस एन आइसोमॉर्फिज्म? क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि केवल एक होमोमॉर्फिज्म है, अब केवल एक ही है तो यही होगा। और अगर ये होमो आइसोमॉर्फिज्म नहीं बना, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं बना, जो क्लियरली नहीं बनेगा क्योंकि ऑन टू नहीं होता, ये वन वन नहीं होता, दिस इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म। तो जी और जी डैश आइसोमॉर्फिक कैसे होंगे? इनके बीच में कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं किया, तो फॉल्स नहीं होना चाहिए। यस। यस मैम। ठीक है ना, बहुत देखो मैम सिंपल ट्रिवियल से। में कंफ्यूज हो गया था, क्या ट्रिवियल और इम्प्रॉपर में। ट्रिवियल और इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या कंफ्यूजन है? ट्रिवियल हाँ होमोमॉर्फिज्म मैम। का यही मतलब है, जो केवल, और कल हम एग्जांपल भी कर रहे थे ट्रिवियल नॉट ट्रिवियल, मैं बार बार बोल रही थी, आज भी करूंगी, कराऊंगी वो एग्जांपल्स, आप लोग ऐसे मत भूला करो। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। इसमें पूछा हुआ है Z15 से Z15 तक कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होते हैं, जरा बताना Z15 से Z15 तक कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होते हैं। इसका हमने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ा है, मतलब याद दिलाओ सब कुछ मुझे, मैं सब भूल गई हूँ, आप लोग याद दिलाओ। अगर Zm से Zn की बात की जाती थी और n डिवाइड्स m होता था, कुछ याद आ रहा है? तो नंबर ऑफ ऑन टू यस मैम, होमोमॉर्फिज्म्स, 5 ऑफ एम। हाँ, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स क्या होते थे? फाई ऑफ n। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और अगर n डिवाइड m नहीं होता था तो क्या होता था? n डज नॉट डिवाइड m के केस में नंबर ऑफ ऑन टू 0। होमोमॉर्फिज्म जीरो हो जाते थे। ये सब क्यों होता था? इस सब के पीछे लॉजिक था, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एक, मैंने 3 से 4 रिजल्ट आज तक ऐसे कराए होंगे ग्रुप थ्योरी में, जो आप, मैंने कहा होगा रट लो इसको, अदरवाइज सब कुछ लॉजिकल है। नंबर ऑफ सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप, ये वो। ठीक है, तो ये बताओ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने आ जाएंगे? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तो आपने बता दिए 5 और 15 आ जाएंगे, ठीक है, दैट इज 8। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इन्होंने होमोमॉर्फिज्म पूछे हुए हैं। होमोमॉर्फिज्म कितने आते हैं Z15 से Z15? 15। जीसीडी आता है ना इन दोनों का, होमोमॉर्फिज्म कैसे निकलते हैं? जीसीडी, 15 आते हैं। होमोमॉर्फिज्म हमने निकाल लिए और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म निकाल लिया। अब आपको बताना है कि आइसोमॉर्फिज्म कितने आएंगे। ये क्वेश्चन वैसे आपके करने लायक था, मेरे कराने लायक नहीं था, फिर भी मैंने कहा 8 रिमाइंडर। होगा, 8। हाँ, 8 आइसोमॉर्फिज्म्स आएंगे। 8 आइसोमॉर्फिज्म्स आएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का कार्डिनैलिटी माने इक्वल है। सेम है, हाँ। तो इक्वल होने की वजह से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सी हो जाएगा उसका, वन वन फंक्शन, हम्म, मतलब आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। सिंपल। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स ही यहाँ पे वन वन होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, तो मतलब आइसोमॉर्फिज्म बन जाएंगे। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म वन वन को भी इंप्लाई करेंगे और वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म दे देंगे, एंड दैट इज इट, सिंपल।
तो अभी आपको Zn से Zn तक फॉर्मूला लिखाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है वैसे, Zn से Zn, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है कहीं। Zn से Zn आप ही फॉर्मूला बता दो, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म Pi of n. फाई ऑफ इन। फाई ऑफ n, और Zm से Zn नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म वेयर n डिवाइड्स m। कुछ कह नहीं सकते वैसे, ठीक है, इसको तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला तो बन गया हमारे पास। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे वन वन डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसलिए उसके लिए अभी फॉर्मूला नहीं बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये बताओ, उसमें तो आइसोमॉर्फिज्म 0 होंगे। हाँ उसमें आइसोमॉर्फिज्म जीरो होंगी। कैसे जीरो होंगी? क्योंकि कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं होती ना। मतलब पर्टिकुलर केस आपको लेना पड़ेगा, Zm से Zn वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, ऐसे बोलो पूरी बात। ठीक है, Zn से Zn ही एग्जिस्ट करेंगे ना आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म तो तभी मिलेंगे जब कार्डिनैलिटी बराबर होगी। क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गया, अगर इधर वाला ज़्यादा हो गया तो वन वन तो मिल सकते हैं, ऑन टू नहीं मिलेंगे। अगर ये वाला ज़्यादा हो गया तो वन वन नहीं मिलेंगे। और वैसे भी Zn किसी दूसरे Zm के आइसोमॉर्फिक नहीं होता। Zm इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Zm वेर m इज नॉट इक्वल टू n, है ना। Z6 और Z8 आइसोमॉर्फिक थोड़ी है, तो इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा कैसे? ठीक है, अब ये बताओ, U38 से Z19 तक कितने आइसोमॉर्फिज्म मिल सकते हैं? Z2 क्रॉस Z6 से Z12 तक। जीरो। Z प्लस से Q प्लस देखो, उधर वाले कर लिए, इधर वाले करे। ये तीनों ट्राई करो, उसके बाद मैं थोड़े और क्वेश्चंस देखती हूँ। मैम कौन सा बोलना है, मतलब ये बॉक्स वाला? वो वाले हो गए हो तो बॉक्स वाले बताओ, 4 5। कौन सा 5 भी हो 0 गया होगा। जी? 20 हाँ मैम। और मैम इधर के वन, वन भी जीरो होगा मैम। 0 टू मैम 5 6 होगा। और इसको थोड़ा रुको, मैं बताता हूँ। उसमें भी जीरो कोई होगा मैम। दिक्कत तो नहीं हो रही? आपने कुछ क्लासेस मिस भी की हैं पुरानी? किसका? एकता को बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं मैम, नहीं मतलब? मतलब प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, करो फिर।
एकता तो प्रो है ना मैम, दिक्कत मेरे को हो रहा है मैम, तो पर काल ये दिक्कत नहीं रहेगा। कल नहीं रहेगा? नहीं, कल आप क्लास में नहीं आओगे क्या? आऊंगा। तो दिक्कत कैसे मेरा नहीं? जो प्लान है उस मुताबिक अगर हो जाए, मतलब बीच बीच में ना आप वो टेस्ट घुसा देते हो, इसलिए मेरा शेड्यूल बर्बाद हो जाता है। अच्छा। आशा करता हूँ कि अच्छा, कल आप होमवर्क लोगों के को। पास, पहली बात, दिन भर अपने आप से ये बोला करो कि मेरे पास बहुत समय है। भले ही आपके पास दिन में 1 ही घंटा निकलता हो, ये बोला करो मेरे हाँ, पास बोलने से क्या होगा मैम, करना तो मेरे को ये ना, मेरे को रियलिटी पता है। नहीं, रियलिटी नहीं, वो झूठ बोलने हैं अपने आप से जो आप चाहते हो, वही मैं आपको सेकंड जैन को बताने वाली हूँ। चाहे झूठ ही बोलने पड़े, लेकिन वो अफर्मेशंस करनी है जो हम चाहते हैं। अगर मुझे चाहिए टॉप 50 रैंक, तो मुझे बोलना पड़ेगा, चाहे मुझे लग रहा है कि मेरी 500 में भी नहीं आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोज बोलोगे इस चीज को तो आप उतनी मेहनत भी करने लगोगे। ये सच्चाई होती है। ठीक है ना? अब आप बिस्तर पे पड़े पड़े कहो कि टॉप 50 आ जाए मेरी रैंक, मजा आ जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा ही उसके लिए, ऑब्वियस सी बात है, पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। यूनिवर्स अट्रैक्शन होगा मैम फिर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रोज बोलो। हम क्या करते हैं, कुछ दिन फॉलो करते हैं कुछ अफर्मेशंस और फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। देखो, जब आप, साइंटिफिक लॉजिक क्या होता है, जब आप ऐसी चीजें बोलते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, और आप उस उतना काम करने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ दिन फॉलो करो, मजा आएगा। और आप कहोगे कि मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ, मस्त हूँ, तो आपको टेंशन भी कम होगी। आप इस वक्त स्ट्रेस में जी रहे हो, मुझे पता है। और जैसे जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आएगी और स्ट्रेसफुल हो जाओगे। स्ट्रेस लेने से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी रैंक बढ़ाओगे, मार्क्स कम करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं टॉप कर जाएंगे। अगर पढ़ाई से ही सब टॉप कर लेते तो फिर तो बात ही अलग होती। सिर्फ पढ़ाई का खेल नहीं है, माइंडसेट का खेल है। तो अपना माइंडसेट सही रखा करो। जब मैं कुछ कहती हूँ करने को तो, अरे मैम ये तो ज़्यादा हो गया, ये माइंडसेट की बजाय क्या बदलना चाहिए हमें कि ठीक है जितना है कर लेंगे। कुछ दिन नहीं होगा, फिर होना भी शुरू हो जाएगा। अभी तो वही होगा जो हमारी हैबिट्स हैं। ये सब झूठ लगेगा, अरे ये कैसे टॉप 50 का आएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद चीज़ें होने लगेंगी। मुझे तो 2-3 दिन में ये असर दिखना शुरू हो गया। ठीक है ना? हेलो हाय मेरे को 5 एक ही चीज लगता है मैम। है। मैं ना, मैं दो लोगों को देखता हूँ मैम। एक तो नैनिस को, कि वो किस तरह वो सारा मतलब उसका क्लास भी होता है, उसका मतलब ट्यूशन भी रहता है, उसके बावजूद भी वो सब कुछ कर लेता है। वो एक मोटिवेशन है मेरे लिए। और आपको देखकर ना मैं बहुत ही मतलब अचंभित हो जाता हूँ कि मैम, आप, नेट का सिलेबस इतना बड़ा है, जैम से इतना वास्ट है, आपके पास 1 महीना है, और आप कर भी मतलब कर लोगे। तो अगर ये चीज आप में है तो मैं उसको सलाम करता हूँ, और उसको मैं फॉलो करने के लिए कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, फॉलो कर लिया आज से हमने। बोलो मैंने कर ली फॉलो, हाँ, मैंने कर तो सीख ली लिया। मैम। डू नॉट से कि कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे से पूरा कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। मुझे ये समझ में आता है कि अगर हम कॉन्फिडेंस रखते हैं तो 50% चीज़ें आसान हो जाती हैं, बाकी 50% बचती हैं, वो काम करने से आसान हो जाती है। हर एक चीज़ सिर्फ बोलने से नहीं होगी, और ना ही हर चीज़ सिर्फ करने से होगी। करो और अच्छे माइंडसेट के साथ करो, वो ज़रूरी होता है। अब आप टेंशन ले लेके उतनी ही पढ़ाई कर रहे हो, और एक बच्चा है कि बिना स्ट्रेस फ्री हुए आराम से पढ़ाई कर रहा है, तो उसका रिजल्ट बेटर होगा ना। आप खुद भी फील करते होगे ये बात। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सोचती, मैं हमेशा बचपन से मेरी सीटिंग कैपेसिटी कम रही है, मैं तो बहुत कम पढ़ने वाले लोगों में से हूँ।
मतलब मैं टाइम ज़्यादा देती थी पर इतना आउटपुट नहीं आ पाता था। पर ये है कि आप जितना शांति में और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे उतना आपको कम पढ़ना पड़ेगा। कोशिश ये किया करो कि हमें 4 घंटे की बजाय 2 घंटे पढ़ना पड़े। अगर आप 14 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े और आउटपुट ज़्यादा आए। इसको प्रेफर किया करो, इसको नहीं। अब वो 4 घंटे जो आपके बचे हैं उसमें क्या करना है आपको, अपनी धार तेज करनी है, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छे से सो, सारी चीज़ें कंप्लीट करो अपनी। क्योंकि ये बॉडी है, इसकी बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि फ़ोन की बैटरी अभी 30% पे नहीं होगी, 70-80% पे ही होगी। या 10% पे तो कभी आप होने ही नहीं देते हो, उसको चार्ज ही रखते हो हमेशा। क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो गई तो वो काम करना बंद कर देगा। और आपकी बैटरी, तो अपनी बैटरी को भी चार्ज रखा करो। चलो बातें बहुत हो गई, कुछ बचा के रखते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया बैटरी चार्ज। और बैटरी चार्ज करना होता भी बड़ा आसान है। घर वालों से बात कर लो, बैटरी चार्ज हो जाती है। दोस्तों से बात कर लो, बैटरी चार्ज हो जाती है। हाँ ठीक है, चलो इतने ही करते हैं। ये बताओ मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे पहले देखते हैं, मतलब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है U38 से Z19। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। मैंने कहा ज्यादा मोटिवेट हो गए, इतना मोटिवेट हो गए कि भाग गए। U38 से Z19 तक। अब U38 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? U38 होता है U19 इंटू U2। और U19 आप जानते हो, U2 सॉरी, है ना, ये सब बातें पुरानी है। U19 इंटू U2, U19 होता है किसके आइसोमॉर्फिक? Z18 के, है कि नहीं? Z ऑफ FIN। और U2 आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के, आप जानते हो। U2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, U2 स्क्वायर इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। ये दोनों तो अलग से लिखवाए जाते हैं और जो मेन रिजल्ट होता है वो बाद में लिखाया जाता है, याद होगा आपको। तो ये क्या बन जाएगा, Z18 क्रॉस Z1। Z1 तो आइडेंटिटी ग्रुप है, तो ये Z18 के ही आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। इधर Z19 है, उधर Z18 है, तो क्या ये कोई होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताइए कितने एग्जिस्ट करेंगे? नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस ग्रुप। 0। इतनी जल्दबाजी क्या है, जीरो कैसे हो जाएंगे? मैं होमोमॉर्फिज्म पूछा है क्या? 1। हाँ, वन नंबर होगा ऑफ मैम। होमोमॉर्फिज्म 1 आएगा ना। जीसी GCD आएगा, सॉरी GCD आएगा 18 और 19 का। और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म 0। 0 हो जाएंगे। ठीक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म 18 19 को डिवाइड ही नहीं करता, तो कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे? और ये वाला लॉजिक क्यों लगाते थे हम, 18 19 को डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड करता है? मतलब Z6 से Z4 में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे 4 डज नॉट डिवाइड 6 है, क्योंकि ऑन टू एग्जिस्ट करेंगे तो Z6 की इमेज सेट Z4 आएगा। और इमेज सेट की कार्डिनैलिटी जो है T ऑफ Z6 क्या बन जाएगा, Z4। तो इमेज सेट की कार्डिनैलिटी 4 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से देखा जाए तो Z6 अपॉन कर्नल ऑफ फाई हम्म। जो है वो आइसोमॉर्फिक टू Z4 होना चाहिए। हाँ, पर तो वो कभी पर 4 हो 4 तो 6 जाएगा। को डिवाइड नहीं करता। हाँ, हाँ। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो। और एक प्रॉपर्टी थी कि इधर कोई ग्रुप है, मतलब इधर कोई ग्रुप की मैपिंग आप ले रहे हो, इसके किसी सब ग्रुप की मैपिंग, Z6 की ही ले रहे हैं हम तो मैपिंग, सब ग्रुप की नहीं ले रहे। तो Z6 की आप मैपिंग ले रहे हो, तो इधर वाला ग्रुप जो है Z6 को डिवाइड करना चाहिए। मतलब इधर जो भी इमेज सेट आएगा, यानी Z4 जो भी आएगा, इसका ऑर्डर Z6 के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। हर तरीके से याद कर करके देखा करो हम ये कर क्यों रहे हैं, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्यों जोड़ दोगे तो एग्जाम में भूलोगे नहीं, इसलिए मैंने पूछा। चाहे आप वो कर्नल वाला तरीका लगा लो, बातें एक ही हैं। प्रॉपर्टीज को याद रखना हमेशा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। फिफ्थ में पूछा हुआ है Z2 क्रॉस Z6 से Z12 कितने आइसोमॉर्फिज्म होंगे? देखते ही बोलना है 0, क्योंकि इधर ये ग्रुप नॉन साइक्लिक है,
इधर ये साइक्लिक है, क्योंकि अगर इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाते, पर ये तो आइसोमॉर्फिक ही नहीं होते। नो आइसोमॉर्फिज्म, जीरो आंसर। इधर देखेंगे Z प्लस से Q प्लस, यहाँ क्या लॉजिक लगाएंगे? Z प्लस में फाइनाइट ऑर्डर वाले एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है, उसमें भी तो एक ही और होता Q है, प्लस में उसमें भी तो जीरो ही है, जीरो जीरो। हाँ Q प्लस है ना। Q प्लस है, बाकी आप करके देख लेना उसके साथ। Z प्लस से Q स्टार, उस पे वहां पे लॉजिक लगा देना, वो वाला अच्छी बात है। इसके बीच भी यहाँ से यहाँ तक कितने जीरो आइसोमॉर्फिज्म होंगे। तो क्या लॉजिक लगाया था निर्मल्य आपने? बड़े जोर से बोला था आपने, जय माता दी। अब बोलो फिर से, भूल गए अपना लॉजिक ही भूल मैम गए। क्या पूछा? मैंने कहा इस पे क्यों जीरो क्यों आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। चलो नहीं बता पा रहे, एकता आप बताओ, आपने किया है? क्या कलर है ये? देखो ये एक साइक्लिक ग्रुप है और ये कैसा ग्रुप है, नॉन साइक्लिक, तो इनके बीच में कभी आइसोमॉर्फिज्म कैसे एग्जिस्ट करेगा? गलत बात कर दी इन्होंने, तो जीरो आंसर आ गया। साइक्लिक नॉन साइक्लिक, ये लॉजिक लगाया हमने। इधर आते हैं नीचे सेकंड वाले पे, यहाँ पे Z6 से Z6 क्या आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि U7 तो Z6 ही है, तो Z6 से Z6 कितने करते हैं? अभी हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया था, 5 6 करते हैं। आपने बता दिया मुझे कितने करेंगे, 5 6 यानी 2। अब इसकी बात करते हैं, जल्दी से ये वाला बताओ, थर्ड क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़े। जिसमें थोड़ा बहुत लॉजिक नहीं लगा पाया ना। Z स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप कौन सा होता है, कितनी कार्डिनलिटी होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर? मैम 1 और वन एन माइनस वन। मैंने कहा, आप क्या बोल रहे थे? मैम 1 और -1 की होते हैं ना, हाँ, तो ये तो जेड का होमवर्क जो मतलब यूनिट्स एलिमेंट। आधे घंटे बाद आप बोले हो क्लास में, आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया, सो गए थे? मेरा कान तरस रहा था मैम उसका नहीं बातें मैम, सुनने के लिए। यस इतना मैम। मधुर आवाज है उसका। सच में सो गए थे क्या? नहीं मैम, अच्छा, क्या हुआ, कोई टेंशन है? ऐसे नहीं, सुन रहा था। सुन रहा था, इतने कब सुनने वाले हो गए आप, तो बोलने वाले लोगों में से। चलो, Z प्लस से Z स्टार। अब Z प्लस के पास तो जीरो एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का। Z स्टार ग्रुप ही आप लोगों ने बता दिया कौन सा होता है, 1 -1। तो जब इतना ही बोल दिया तो ये तो फाइनाइट ग्रुप हो गया, कहाँ से आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा बताओ, कि Z2 क्या आइसोमॉर्फिक होता है? ये इनफाइनाइट ग्रुप, ये फाइनाइट ग्रुप, नो आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ वाले की, R प्लस से C प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा आइसोमॉर्फिज्म के लिए। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक 1 1 ऑन 2 मैप होता है, 1 1 ऑन 2 मैप होता है। ये 1 1 ऑन 2 वही है जो हमने वहां पढ़ा था रियल में। 1 1 ऑन 2 कहता है कि एक बाइजेक्शन मिल जाता है, बाइजेक्शन मतलब कार्डिनलिटी ऑफ दिस वाला ग्रुप इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दिस वाला ग्रुप हो जाती है, अगर 1 1 ऑन 2 मैप मिल जाए किसी सेट से दूसरे सेट तक। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ये वाला जो ग्रुप है, क्या ये कार्डिनलिटी ऑफ सी वाले ग्रुप के बराबर नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आर के पास, अच्छा सॉरी सॉरी, ये क्या बता दिया मैंने, कार्डिनलिटी वाली बात तो सेम है पर यहाँ पे नहीं लग रही, यहाँ पे तो दोनों ही अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, देखो ये इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब कितने करेंगे ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं। कैसे, देखो C और R स्क्वायर को हम मैप कर सकते हैं, एक 1 1 ऑन 2 मैप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे, एक मैप लेते हैं C से R स्क्वायर तक, C से R स्क्वायर तक एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है। ये R स्क्वायर से C कैसे भी ले लो, x प्लस आयटा y को x y पे मैप कर दो, और R स्क्वायर पे प्रोजेक्शन मैप लगा दो। यानी R स्क्वायर पे मैप लगा दोगे तो
अगर मैं ये वाला मैप बना दूँ, टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, हाँ ऐसा मैप बना सकते हैं, आर स्क्वायर से आर तक। रियल एनालिसिस हो रहा है पूरा डिस्कस। एक जी मैप मैम बना लेते हैं, ये क्या कर रहा है, एक्स वाई को किस पे भेज रहा है, एक्स पे भेज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्शन है। ये 1112 मैप है, चेक कर सकते हो आप, एक्स वाई इज इक्वल टू, नहीं 1112 तो नहीं होगा, g of x y implies x is equals to y। 11 नहीं बनेगा ये वाला मैप, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा इसका, कुछ अलग मैप। बाकी इनके बीच में आप जानते हो कि 1112 एग्जिस्ट करता है, तो चलो मैप अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो आर स्क्वायर और आर तो एक दूसरे के क्या बोलते हैं उसको, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं ना, और सी और आर स्क्वायर भी वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं, तो सी आर स्क्वायर के और आर स्क्वायर आर के, ये सब आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, आर प्लस और सी प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आइसोमॉर्फिक मैप एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन यही था कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर आता है क्यू स्टार और क्यू प्लस, इसके बारे में बताओ आप। मैम मैम इसमें तो लग रहा है कि होगा 7 में। क्या कह रहे हो? देखो, आर प्लस से क्यू प्लस तक की बात करनी है अगर हमें, सॉरी ये तो हो गया, क्यू स्टार से क्यू प्लस, क्यू स्टार के पास एक एलिमेंट है -1, इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है ना। इसके पास कोई एलिमेंट है 2 ऑर्डर का, क्यू प्लस के पास नहीं है नो ना, मैम तो यहाँ पे कोई आइसोमॉर्फिक मैप एग्जिस्ट नहीं करेगा, दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। ठीक, अच्छा, उसके पास कोई मतलब एलिमेंट, मैम अगर वो सेट अगर आइसोमॉर्फिक नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा ना। अगर कोई भी दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं जी और जी डैश, तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सारी प्रॉपर्टीज, साइक्लिक एबिलियन जितनी आपने पढ़ी है, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, कोसेट्स, number of elements of order of a particular order, number of elements, order of group, जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है सारी सेम होंगी। अगर एक भी डिस्टर्ब होगी तो वो कभी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अच्छा समझ सेम गई। करता है, कार्डिनैलिटी सेम करने का काम ये करते हैं, 1 1 on 2, ये कार्डिनैलिटी सेम कर देते हैं, बाइजेक्शन ले आते हैं। और होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, प्रॉपर्टीज सेम कर देता है, आप ऐसे समझ सकते हो। आइसोमॉर्फिज्म के अंदर 3 चीजें होती है, 1 1 on 2, होमोमॉर्फिज्म, ये प्रॉपर्टीज, मतलब ये तीनों मिल के सारे प्रॉपर्टीज सेम कर देते हैं दो ग्रुप्स की। तो डिस्प्रूव जहाँ पे करना है वहाँ पे हमें सिंपल सा लॉजिक यही लगाना है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर अलग हो रही है तो बस वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्या ये आइसोमॉर्फिक है, सेम लॉजिक से क्या बोल सकते हैं सेम आइसोमॉर्फिक, लॉजिक से नहीं होगा ये वाले मैम, ये वाले नहीं होगा मैम। नहीं होगा, और ये वाला टू स्टार मैम वो वाला क्यों नहीं होगा, उस वाले में तो मैम। कार्डिनैलिटी इज द प्रॉब्लम, यस ये मैम। अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, इधर भी नीचे ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। और ये अनकाउंटेबल है, इसलिए मैंने मैम बोला, इसलिए मैंने और एक बार कॉन्फर्म भी कर लिया आपसे। हाँ ठीक है। मैम हाँ, मैम आर डॉट से सी डॉट क्या होगा? आर डॉट से सी डॉट, आर डॉट से सी डॉट क्या होगा आप लोग बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। होगा, मतलब मैम आर 0। स्टार मैम हाँ हाँ मैं समझ गई, आर स्टार से सी स्टार, बताओ मैंने, क्यू स्टार क्यू डॉट से, क्यू स्टार से सी स्टार भी देख सकते हो, पर वो आप कहोगे कार्डिनलिटी सेम नहीं है, चलो ठीक है।
ये वाला बताओ। हाँ ज्ञानेश मैम, ने ये आंसर दे भी दिया है। मतलब आइसोमॉर्फिक नहीं होगा मैम। नहीं होगा, खुद ही बता सकते हो आप लोग। ज्ञानेश ने बता भी दिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं? फाइनाइट इनफाइनाइट एलिमेंट्स है बहुत फाइनाइट ऑर्डर। इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। हाँ, काउंटेबली होगा, नहीं इनकाउंट अनकाउंटेबली होगा मैम। अनकाउंटेबल होगा। यूनिट सर्कल के ऊपर जब भी हाँ, होता है वो सारे तो सर्किल फाइनाइट में ऑर्डर का जितने होता है। पॉइंट्स होते हैं वो सारे होते हैं वन ऑर्डर, मतलब सारे जो हो जाएगा। फाइनाइट ऑर्डर के। तो आठ क्वेश्चन बार के पूछने के बाद क्वेश्चन मेरे को सिर्फ वन और माइनस वन, दो ही एलिमेंट्स है फाइनाइट ऑर्डर के, इसीलिए प्रॉब्लम आई। समझते मैम। ठीक है, ये शायद इसमें नोट्स में लिखा ही होगा, मैं डिस्कस कराना भूल गई शायद। अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये TFR में आया हुआ है और ये यूज हो मैम जाता है, रिजल्ट फंडामेंटल रिजल्ट है बड़ा। हाँ, इसके आगे एक डाउट क्लियर कर दो। बोलो। मैम A3 to C* कितने होमोमॉर्फिज्म होगा? A3 to C*, इसके नॉर्मल सब ग्रुप निकालेंगे, A3 अपॉन आइडेंटिटी A3, नीचे मैम नॉर्मल A3 निकाल के तो कर्नल में डाल रही Z3 हूँ। का आइसोमॉर्फिक होता है। हाँ, A3 तो Z3 का आइसोमॉर्फिक होता है। मतलब A3, A3 तो साइक्लिक ग्रुप होता है। अच्छा A3 का ऑर्डर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2, यानी 3 ऑर्डर का। ठीक है, ये हाँ तो मैम। 3 ऑर्डर का है, Z3 ले लो, A3 ले लो, जो मर्जी ले लो। तो Z3 ही इसके ले बाद लेते हैं, वो देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। Z3 के नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या हो जाएंगे, Z3 बाय आइडेंटिटी और Z3 बाय दूसरा Z3, दो ही सब ग्रुप होते हैं इसके। ये तो Z3 का आइसोमॉर्फिक बन जाएगा और ये आइडेंटिटी का आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये होना चाहिए आइसोमॉर्फिक टू दोनों ही सब ग्रुप ऑफ C* के, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म दे शुड बी हाँ मैम, आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ C*। मिल जाएगा। मिल जाएगा, कितने मिलेंगे सवाल ये है, वो ज़्यादा मैम इंपॉर्टेंट है एक कि ही कितने मिलेगा। मिलेंगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। तो बस हमें कुछ नहीं करना होता, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ऑर्डर के काउंट कर लेने होंगे। C* के पास कितने 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर के, यहाँ पे तो एक मिल जाएगा ट्रिवियल। 3 ऑर्डर की मैं क्यों बोल रही हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये किस सब मैम ग्रुप के मेरा भी वही आइसोमॉर्फिक डाउट होगा, है। 1 ओमेगा स्क्वायर वाले सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक। तो बस हमें यही देखना होता है कि इसके पास 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, C* के सब ग्रुप के पास, मतलब C* के अंदर 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, दो ही हैं, तो दो 2 यहाँ होगा। से मिल जाएंगे। ये नोट्स में लिखा भी हुआ है, A4 नहीं टू मैम, C*। यहाँ पे मैम A4/K4 जब किया तो वहाँ पे 1 होमोमॉर्फिज्म लिखा था, क्यों? A4/K4 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, इसका ऑर्डर होता है 12, इसका ऑर्डर होता है कितना, 4। अच्छा, ये Z3 का आइसोमॉर्फिक होता है। अच्छा, तो ये आपका सवाल है, क्या सवाल है वैसे? मैं नोट्स में चेक कर लेती हूँ, क्या लिखा हुआ है नोट्स में, बताओ। नो मैम, सही है सही है। ठीक है, मैंने सोचा कुछ गड़बड़ लिख दी। मतलब 2 आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। हाँ, सॉरी मैम, होमोमॉर्फिज्म दोनों मिल जाएगा। मॉर्फिज्म टू मिल जाएंगे। ठीक है, उसका रिगार्डिंग और एक आइसोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल भी मिल जाएगा। हाँ आइसोमॉर्फिज्म का सिर्फ इतना यूज है, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, एग्जाम में कोई ये नहीं पूछने वाला नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म आपसे पूछे जाएंगे जरूर, होमोमॉर्फिज्म आप अच्छे से करो। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक ये मैं रिजल्ट करा रही थी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको समझना भी काफी जरूरी है। 3:30 हुआ है ना, ये रिजल्ट हो जाएगा आराम से। लेट G बी अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर बता रखा है n। तो जो G से G तक एक मैप लिया जाए डिफाइंड बाय Tx इज इक्वल टू x की पावर m, ये एक आइसोमॉर्फिज्म होता है। कब होता है, हमेशा हो सकता है,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा हो जाए। दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ एम एन इज इक्वल टू 1। मतलब अगर एम और एन का जीसीडी 1 है, एम है और एन का जीसीडी 1 है, तो ये एक आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आप कहोगे क्या लिखवा दिया मैंने। एग्जाम्पल के तौर पे Z6 से Z6 की बात करते हैं। यहाँ से मैंने बताया था कितने आइसोमॉर्फिज्म आते हैं, इसका सीधे फॉर्मूला अभी हमने देखा। बताओ। 5 of 6 5 of 6 नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के बराबर आएंगे, नंबर ऑफ ऑन टू होमो। तो 5 of 6 आते हैं। अब 5 of 6 मतलब Tx इज इक्वल टू कौन कौन से आते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाया जाए कि कौन कौन से आते हैं। 0x, 1x, 2x, जिसके साथ जीसीडी 1 होता है। 5x, जिस जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है किसके अंदर, Z6 के अंदर। अब किस किस का Z6 के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। A belongs to Z6, A inverse belongs to Z6 if and only if order of that A और 6 का GCD 1 हो। मतलब इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है इन एलिमेंट्स का Z6 के अंदर, जब इनका GCD Z6 के साथ 1 हो। और वही ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म बनते हैं, यानी वही आइसोमॉर्फिज्म बनेंगे। तो वो वाले कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमें पता है, वो 5-6 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनका GCD 1 होता है। इसका GCD 1 नहीं है, इसका 1 है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है और इसका है। तो आंसर आपका निकल के आता है 5-6, यानी 2 एलिमेंट्स यहाँ से निकल के आते हैं, 1x और 5x। यही 2 आइसोमॉर्फिज्म निकल के आएंगे। और Tx इज इक्वल टू 1x को आप x की पावर 1 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का जो ऑपरेशन है दैट इज एडिशन, इसलिए वो आगे आ गया। यानी Tx इज इक्वल टू 5x का मतलब इन जनरल x की पावर 5 है, मतलब x स्टार x स्टार x स्टार x 5 टाइम्स। क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर एडिशन है तो वो x प्लस x प्लस x बन जाता है। ये बात समझ में आ रही है या मैं फिर से रिपीट करूँ। यस मैम। तो ये 5 जो है ये असल में x की पावर में होता है। तो यहाँ से देखो जरा, x की पावर m, इसका मतलब mx है zn के अंदर, इन पर्टिकुलर zn के अंदर इसका मतलब mx है ना, वो आगे आ जाता है, x प्लस x हो जाता है। ग्रुप के ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना वो क्या होगा, सॉरी ग्रुप के ऑपरेशन पे। तो हमें समझ में आ गया, हमने एग्जांपल भी देख लिया, Z6 से Z6 में हमने देख लिया 5-6 ही आइसोमॉर्फिज्म आ रहे हैं, और वही वाले आइसोमॉर्फिज्म बनते हैं जो जिनका GCD m और n का GCD 1 हो जाए। कब, ये देखो ये तो साइक्लिक थे, अगर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो जाए तो भी ये काम बन जाएगा। इसको हम प्रूव करते हैं, इंटरेस्टिंग सा प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ, T को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, क्या आप कर सकते हो फाइनाइट अबिलियन ग्रुप में। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी इस चीज को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने में। T ऑफ xy इज इक्वल टू xy की पावर m है, क्या आप होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर पाओगे। अबिलियन ग्रुप है भाई, x की पावर m y की पावर m, काम खत्म, tx इंटू टी वाई। ठीक है ना, होमो तो है ये, होमो तो x की कोई पावर कर दो, हो गई। यहाँ पे m ऐसा है जिसका GCD n के साथ 1 है, ये ध्यान रखना। वो तो कोई भी x की पावर कुछ भी k कर दो, वो तो होमो हो ही जाएगा ना। ठीक है, यहाँ तक रिएक्ट करो। यस मैम। ठीक है, तो अब यस मैम। अगर मैं 1-1 प्रूव कर दूं तो ये ऑन टू नहीं हो जाएगा, क्या लग रहा है होगा कि नहीं होगा। T मैपिंग है G से G तक, हो जाएगा। हो जाएगा। और फाइनाइट है, अबिलियन है, अबिलियन का तो यूज मैंने कर लिया, खैर फाइनाइट है, ऑर्डर n का है, तो ये अगर 1-1 प्रूव कर दिया जाए तो ये अपने आप ही ऑन टू हो जाएगा। तो 1-1 ही प्रूव करेंगे हम। Tx इज इक्वल टू टी वाई लिया जाए अगर, तो हमें प्रूव करना है x इज इक्वल टू वाई, हमारा मेन मोटिव है x इज इक्वल टू वाई प्रूव करना। Tx इज इक्वल टू टी वाई का मतलब हो जाएगा x की m इज इक्वल टू वाई की m। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की m y की माइनस m इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
ठीक है, ग्रुप की आइडेंटिटी हमने ई मान रखी है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि एक्स वाई इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से कैसे मैं ये इंप्लाई कर पाई, ये स्टेप कैसे आया? ये ग्रुप ऑफ बिलियन में ग्रुप एबिलियन, बिकॉज G इज एबिलियन। टाइम लगा देते हो आप लोग बोलने में, शर्माया मत करो, बोल दिया करो। अब देखो यहाँ से क्या समझ में आया, एक्स वाई इनवर्स एक एलिमेंट है जी का, उसकी पावर m करने से आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब उसका ऑर्डर m को डिवाइड कर रहा है। बहुत बढ़िया। नाउ x बिलोंग्स टू g एंड y बिलोंग्स टू g, तो एक्स वाई इनवर्स भी g में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, डिवाइड्स n। देयर आर टू इक्वेशंस। पहली इक्वेशन ये थी कि ये m को डिवाइड कर रहा है, दूसरी है कि n को डिवाइड कर रहा है। नंबर थ्योरी में एक रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट है। मैंने कहा अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से आप बोलोगे कि 2 इनके जीसीडी को डिवाइड करेगा, जीसीडी ऑफ 4 6। आप वेरीफाई कर सकते हो, 2 डिवाइड्स 2, दिस इज ट्रू। अगर कोई नंबर है जो a को डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स जीसीडी ऑफ bc। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम। तो अब आगे प्रूव करो जल्दी से, 2 लाइन का प्रूफ रह गया है बस। वन और टू से हमें ये समझ में आता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स डिवाइड्स जीसीडी ऑफ एम एन। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा जरा बताना, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन में क्या गिवन था, कुछ यूज किया जा सकता है उसका? जीसीडी ऑफ mn इज इक्वल टू 1। दिस इज 1, यस। तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स 1 को डिवाइड करता है। 1 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर होता है? 1 को डिवाइड करने वाला तो एक ही नंबर होता है, 1। काम सारा पॉजिटिव में ले रहे हो ना, आप नेगेटिव इंटीजर में थोड़ी जाना है, ऑर्डर वॉर्डर सब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आपको ये समझ समझ गया में आ मैम। गया कि एक्स वाई इनवर्स तो एक ही एलिमेंट हो सकता है, दैट इज आइडेंटिटी। इसके अलावा तो दुनिया में कोई एलिमेंट है नहीं जो इसका ऑर्डर 1 हो। तो यहाँ से आपको क्या मिला, जल्दी बताओ? x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू वाई होगा। तो आपने प्रूव नहीं कर दिया सारा काम? tx इज इक्वल टू टी वाई लेके चले थे, x इज इक्वल टू वाई आ गया। बढ़िया प्रूफ है, इसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एग्जाम में इस टाइप की चीज यूज हो सकती है। ठीक है जी। स्टेटमेंट पे होना जी। स्टेटमेंट देख लो, कहाँ गई स्टेटमेंट? ये रही। क्या कह रहे थे? एक था फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, ऑर्डर n है, और ये एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा जीसीडी ऑफ mn इज 1। समझ गया। आगे बढ़ते हैं, एक चीज देखते हैं। लगभग सारी चीजें हो गई हैं आइसोमॉर्फिज्म रिलेटेड। और एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराती हूँ। एक था, आप कुछ कह रहे थे? नो मैम। Z से Z4 और Z4 से Z होमोमॉर्फिज्म निकालो। मैंने इसकी होमोमॉर्फिज्म निकालने की 3 टेक्निक्स कराई हुई हैं, आप जानते ही हो। एक टेक्निक हो सकती है कि हम Zm से Zn पे काम करती है, वो इस पे तो करेगी नहीं, तो इस पे टेक्निक 1 नहीं यूज की जा सकती। ठीक है, Zm से Zn पे यूज करते हैं और उसमें हम जीसीडी वीसीडी लेते हैं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकाल देते हैं। नहीं हो सकती। टेक्निक 2 आपको कराई थी कौन सी, थोड़ा सा याद दिलाओ मुझे। Sn to An कुछ ऐसी कराई थी, क्या थी? हाँ मैम, SN to ZN। Sn to Zn कराई
कि इसमें n इवन हो, इवन ऑड में 2 केसेस बन जाता है। ये आप खुद भी निकाल सकते हो। टेक्निक 2 में जो ये यूज किया गया है ये आप वेरीफाई कर सकते हो टेक्निक 3 से। ये आपका होमवर्क है, ध्यान से देख लो और बिल्कुल ट्राई करके आना है इस चीज को। अभी मैं वैसे कुछ एग्जाम्पल भी करा ही दूंगी। टेक्निक 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि हम जी मॉड कर्नल टी करें और आइसोमॉर्फिज्म देखें फाई जी के साथ, है कि नहीं। इसके अंदर 2 आते थे, इसके यस अंदर 1 मैम। आते हैं। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इवन के केस में 2 आते हैं, ऑड के केस में 1 आते हैं। जब n इवन और ऑड हो जाए तो वहां से हम देखते थे। तो यहाँ से जरा देखो क्या यूज की जा सकती है टेक्निक 3, क्योंकि 1 और 2 तो नहीं यूज की जा सकती यहाँ पे। तो Z से Z4 में हम लगाते हैं अपनी टेक्निक। Z से Z4 में Z के पास हमें नॉर्मल सब ग्रुप देखने पड़ेंगे। उसके लिए Z के पास कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप है। एक तो आइडेंटिटी है, सबको पता है। एक है Z खुद, सबको पता है। एक है 2Z, सबको पता है। सारे ही सब ग्रुप नॉर्मल है। इसके सारे सब ग्रुप यानी MZ टाइप के जितने सब ग्रुप होते हैं सब नॉर्मल है। याद आ रहा होगा आपको Z की कुछ कहानी, हमने पढ़ी थी ऐसी। हाँ मैम, तो ये तो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाएगा। Z/4 ये Z तो तो कराते हैं, मैम कितने ऑन करेंगे वो ऑन भी टू भी देख हो लेंगे। जाएगा। ये तो Z के आइसोमॉर्फिक है, ये तो सब ग्रुप ऑफ Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा ना। तो गलत बात कर दी इसने। 0, यहाँ से 0 मिलेंगे। यहाँ से देखो ये तो Z1 के आइसोमॉर्फिक है, तो क्या ये Z के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, यस और नो। बिल्कुल हो जाएगा ना। उसका हाँ, हो उसके जाएगा। पास में तो एक सब ग्रुप है आइडेंटिटी वाला, तो यहाँ से आपको एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिवियल होमो मिल जाएगा यहाँ से। कौन सा होमोमॉर्फिज्म, Tx इज इक्वल टू 0 वाला। और यहाँ पे देखो Z2 इज अ सब आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ Z4, यस ये भी ट्रू है, क्योंकि उसके पास 2 ऑर्डर का सब ग्रुप तो होता ही है। उसके पास 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हैं, या ये देख लो कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, वहां से भी हो जाएगा। क्योंकि आप Tx इज इक्वल टू Ax टाइप का मैप दिखाओगे यहाँ पे ऑर्डर 2 होना चाहिए कि आपको, हाँ 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं ना। मतलब जितनी ये कार्डिनलिटी देख रहे हो आप इस चीज की, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, मतलब इस केस में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये चीजों को बार बार पढ़ोगे तभी याद रहेंगी। किसी को कोई डाउट लग रहा हो इस बात में जो मैं बार बार यूज करती हूँ तो बता दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं Z4 के पास, 2। तो यहाँ से 1 मिलेगा, नॉन ट्रिवियल मिलेगा। ठीक है, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल कैसे बोल देती हूँ मैं। अगर ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल को डायरेक्टली देखना है तो जब आप देखते हो ना ये इसके नीचे जो कर्नल डालते हो, अगर वो कर्नल ऊपर वाले ग्रुप के ही बराबर आ जाए तो यहाँ से तो ट्रिवियल ही मिलता है। और यहाँ पे Z1 भी हो जाता है, तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि आइडेंटिटी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, तो यहाँ पे ट्रिवियल होमो ही मिलेगा, नीचे नॉन ट्रिवियल होमो मिलेगा। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल पे सवाल आ सकते हैं, इस चीज को ध्यान से पढ़ना, फिर मत कहना कि हम तो भूल गए थे मैम। अब Z3 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ Z4, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, ठट्ठन गोपाल। और Z4 बनेगा यहाँ, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, डायरेक्टली Z4 ही के आइसोमॉर्फिक है। तो अब यहाँ से कितने मिलेंगे इस केस में, इस केस में मिल जाएंगे 5 4, जितने उसके पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं उतने ही मिल जाएंगे। तो 5 4 यानी 2 यहाँ से मिल गए। टोटल काउंट करना आता है आपको, टोटल काउंट करके बताओगे जरा। 2 यहाँ से मिल गए। What is the total number of homomorphisms? 4 बन जाएगा। 4 बन जाएंगे। 1 + 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने बनेंगे, 2। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के लिए आपका इमेज सेट Z4 के बराबर आना चाहिए। हाँ 2 मिल जाएंगे। Z/4 Z के लिए आ रहे हैं। हाँ वैसे भी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, क्या Z/4 Z के लिए आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एक फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने। वैसे फॉर्मूले इतने याद करने की जरूरत नहीं होती। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाओ और काम खत्म कर दो। समझ रहे हो, ये ना रूल है दुनिया के किसी भी ग्रुप पे लग जाएगा।
अब कोई अजीब सा ही ग्रुप दे दो आपको, जो जिस ग्रुप के बारे में आप जानते ही ना हो, तो बात अलग है, लेकिन आपके एग्जाम में तो उतने ही ग्रुप्स आएंगे ना जितने आपने पढ़े हुए हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा है जिसको आप कहीं मर्जी लगाते रहो, Z से Zn तक, वैसे नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म्स। ऑनटू के लिए अच्छा फॉर्मूला नहीं पड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, बस ऑनटू इसमें फाइव मिल जाएगी मुझे लगता है, जहां तक मुझे लग रहा है। और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने मिल जाएंगे? नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स वो होते हैं n, Z से Zn तक n ही मिल जाते हैं। ठीक है, इस बात को हम लिख देंगे नोट्स में। बाकी आप ये रिजल्ट ना पढ़े तो आप खुश रहेंगे, रिजल्ट पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा, समझ रहे हो? ज्यादा रिजल्ट के चक्करों में मत पड़ा करो। Z4 से Z तक निकालने हो तो आप क्या होमवर्क दे दिया जाए आपको, आप मेहनत करके आओगे? Z4 यस से मैम। Z तक की मेहनत आपको करनी है, और कल ये डिस्कस होगा, और कल हम कुछ बचा कुचा काम है ऑटोमॉर्फिज्म वगैरह वो देख लेंगे। आइसो होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे खत्म होता है। अब आपके जो भी क्वेश्चन आपको दिखे आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे। मैम इतनी जल्दी? हाँ मैम, इतनी जल्दी?